हम तीसरा पार्ट मांग की अवधारणा समझ रहे थे। उसके अंदर मांग की अनुसूची जो दो प्रकार की होती है वो हम पढ़ चुके हैं। फिर भी वापस समझते हैं एक बार। मांग अनुसूचियाँ दो प्रकार की बताई थी कल मैंने। उसमें पहली है वैयक्तिक मांग अनुसूची, जिसमें एक उपभोक्ता के द्वारा एक तरह की लिस्ट के रूप में दर्शाया जाता है या सूची के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें कीमत होती है और प्रत्येक कीमत पर जो उपभोक्ता है उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा होती है। शायद पिछले वाले पार्ट में मैंने 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो कीमत है उसकी जो मात्रा है उसको 1000 किलोग्राम बोल दिया था। 1000 किलोग्राम नहीं है, ये 1000 ग्राम ही है। ये सब मात्राएं ग्राम में ही है। तो ये है वैयक्तिक मांग अनुसूची। अब इस मांग अनुसूची को हम अगर ग्राफ में या रेखा चित्र के रूप में बनाएंगे तो हो जाएगा वैयक्तिक मांग वक्र। इसी तरीके से बाजार मांग अनुसूची भी हमने समझी थी, जो जिसमें एक से अधिक उपभोक्ता होते हैं और जिनका अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा अलग अलग मांग की मात्रा होती है। तो बाजार मांग प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली कुल मात्राओं का योग होता है। इसको भी हम रेखा चित्र में या ग्राफ पर जब दर्शाते हैं तो वो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। तो सबसे पहले साधारण हम मांग वक्र के बारे में समझेंगे कि मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है और एक मांग वक्र वही जानकारी प्रदान करता है जो मांग की अनुसूची प्रदान करती है, लेकिन उसमें तो सारणी या तालिका होती है और इसमें जो मांग वक्र है उसमें एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाया जाएगा। मांग वक्र वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध को बताता है और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वैयक्तिक मांग वक्र और दूसरा बाजार मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र में एक उपभोक्ता द्वारा कीमत और मात्रा का संबंध बताएंगे। तो किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हम वैयक्तिक मांग वक्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बता रखा जो हमने पहले देखा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर के 100 रुपये प्रति किलोग्राम तो कीमत है और जो अंतर है अनार की मात्रा है वो x अक्ष पे ले रखी है और कीमत ले रखी है यहाँ पर y अक्ष पर। तो सबसे पहले जब 25 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत थी तब अनार की मात्रा थी 1000। इसी तरीके से तो 1000 वाले बिंदु पर अंकित कर देंगे जो कि इसमें डी बिंदु है। उसके बाद 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मात्रा थी 750, तो 750 और 50 के सामने बिंदु अंकित कर देंगे। फिर वापस 75 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए मात्रा है 500 ग्राम, तो ये 500 वाला पे बिंदु अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद 100 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए मात्रा है 250 ग्राम। तो ये सारी मात्राएं यहाँ पर दिखाई गई है। ये यहाँ ग्राफ के अंदर दिखाई गई है। इसी तरीके से जो ये मांग वक्र है उसको नाम दे देंगे हम डी मांग वक्र। जो पहले वैयक्तिक मांग अनुसूची के आंकड़ों को किस में दिखाई दिया, यहाँ ग्राफ पर। तो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे अनार की कीमत बढ़ती है, पहले भी बताया हमने, कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी होती। तो ग्राफ पे भी यही दिखाया जा रहा है कि अनार की कीमत बढ़ती वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती जाती है। तो अतः वस्तु की कीमत पर उपभोक्ता द्वारा इस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम यानी विपरीत संबंध होता है। मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी और कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी। तो इस संबंध को क्या कहते हैं हम, प्रतिलोम संबंध। इसके बाद है बाजार मांग वक्र। उसके लिए कौन सी तालिका का उपयोग करेंगे हम, जो बाजार मांग अनुसूची वाली जो टेबल है उसी से हम इसको ग्राफ पर बताएंगे।
किसी एक नियत समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर ये बता रखा है, यहाँ हमने उदाहरण में दो उपभोक्ता लिए हैं ए और बी। तो पहले ए के द्वारा जो भी मांग की मात्रा है और कीमत के अनुसार तो उनके बीच में संबंध वाला ग्राफ बनाएंगे, फिर बी उपभोक्ता का के लिए वही उसी तरह का ग्राफ बनाएंगे और फिर कुल मांग वाला जो कि बाजार मांग वक्र बनेगा। तो वही यहाँ पे बना रखा है, ए का मांग वक्र जो तालिका में है, ये हमने उसमें भी बनाया था, वही मात्रा है जो ए के लिए यहाँ वही मात्रा ली गई है जो हमने वैयक्तिक मांग वक्र में ली थी। तो ग्राफ वैसा का वैसा ही बना हुआ है। फिर दूसरा बी द्वारा बी उपभोक्ता के लिए बनाया है, जिसमें वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर, एक्स अक्ष पर तो लिया है बी उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत ले रखी है। तो सबसे पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए यहाँ 1100 जो डी बिंदु है नीचे वाला, फिर उसके बाद 50 रुपये प्रति किलोग्राम पे 800 वाले पर बिंदु लगाएंगे और 75 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए 475 ग्राम पर, फिर उसके बाद 100 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए 300 ग्राम पर, और इन सब बिंदुओं को मिलाने पर ये बी के लिए डी मांग वक्र हो गया। अब है बाजार मांग वक्र जो कि दोनों उपभोक्ताओं की मांगों का योग है। तो इसमें भी वही वाई अक्ष पर कीमत ली है 25 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर के 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और एक्स अक्ष पर लिया है कुल मांग दोनों उपभोक्ताओं की जो कि 2100 ग्राम है 25 रुपये प्रति किलोग्राम पे, और 50 के लिए 1550, 75 के लिए 975 और 100 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए 550। तो ये पैमाना यहाँ अलग अलग ले लिया है। जिसमें जिस तरह का अंक आ रहा है उसके अनुसार ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर दिया है। जैसे पहले वाले ग्राफ में 250, 500, 750 और 1000 तक ही थे। दूसरे ग्राफ में एक्स अक्ष पर 250, 500, 750, 1000 और 1250 तक है, तो वहाँ तक ले लिया। अंतर इनमें बराबर रखना है। फिर उसके बाद तीसरा ग्राफ जो कि बाजार मांग वाला है 250 से शुरू हो रहा है एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे वही का वही है, फिर 500, 750, 1000, 1250, और फिर उसके बाद अंक चाहिए इसमें 1250 के बाद अंक आ रहा है जो तीसरा कॉलम उसमें देखेंगे हम 1550 चाहिए हमें, इसलिए उसके बाद वाले अंक भी आ जाएंगे, और एक लास्ट सबसे बड़ा अंक है 2100। तो उसके बाद 1750, 2000 और 2250। तो ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले के लिए मात्रा थी 2100 जो कि 2000 और 2250 के बीच में आएगी। इसी तरीके से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए मात्रा है 975, जो 750 और 1000 के बीच में। पिचहत्तर के लिए है ये 975, और 50 के लिए 1550 है, और 25 के लिए 100 के लिए है 550 ग्राम। तो ये 550 ग्राम पे 500 और 750 के बीच में लगाएंगे। 1550 आएगा 1500 और 1750 के बीच में, 750 इसमें आ ही रहा है तो वहाँ लगा देंगे, और 2100 जो है वो आएगा 2000 और 2250 के बीच में। फिर इन बिंदुओं को मिलाने पर ये जो मांग वक्र प्राप्त हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, बाजार मांग वक्र।
अब जो बाजार मांग वक्र है ये क्या है? वैयक्तिक मांग वक्रों के क्षैतिज योग से प्राप्त होता है। जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पर 25 रुपये पर ए की मांग 1000 ग्राम तथा इसी कीमत पर बी की मांग कितनी है? 1100। तो इस कीमत पर जो बाजार मांग हो जाएगी वो दोनों को जोड़ने पर 1100 प्लस 1000 प्लस 1100 कुल हो गया 2100। तो ये बाजार मांग 2100 ग्राम होगी। इसी तरह से अन्य कीमतों पर भी बाजार मांग को हम निकाल चुके हैं पहले भी, और अगर अलग तरह के हमारे को कोई उदाहरण दिए जाए तो हम उनको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से विभिन्न कीमतों पर बाजार मांग को ग्राफ के रूप में निरूपित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? बाजार मांग वक्र कहेंगे। तो ये तो थे मांग अनुसूची और उनके वक्र। अब आएगा मांग के निर्धारक तत्व, मतलब मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से। कितनी बार हम सोचते हैं कि भाई इस वस्तु की मांग इतनी क्यों है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो उनमें सबसे पहले तो जैसे कीमत का सबसे बड़ा भाग होता है, उसके अंदर किसी व्यक्ति की आय भी आय का भी प्रभाव होता है, और वो वस्तु किस तरह की है उसके जो उस वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु भी मिल सकती है, और किसी व्यक्ति की रुचि पर भी निर्भर करता है, और उस वो जो चीज़ जिसकी मांग बढ़ रही है उसका भविष्य में किस तरह से उपयोग हो सकता है। तो ये सब बातें किसी वस्तु की मांग के लिए आवश्यक है। तो ये सब जो मांग के निर्धारक तत्व है वो हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।